हाय एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़े थे, आपको पसंद भी बेहद आया। आज हम पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इसको समझते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के परिणामों की चर्चा की गई है। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के पहले क्या था, उसके पहले क्या था। जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे देश में डेमोक्रेसी लागू हुआ है। हमारे देश में जब से संविधान बना है तब से देश में जो शासन व्यवस्था है वो राजशाही शासन व्यवस्था ना होकर के और लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। तो ये डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था, इसको डिटेल में हम डेमोक्रेसी क्या है इस पर नहीं जाएंगे, इसके परिणामों की चर्चा करेंगे कि डेमोक्रेसी आ जाने के बाद किसी देश में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो इसमें ओवरऑल हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करें कि डेमोक्रेसी का जो आउटकम है वो सोशल और इकोनॉमिक दोनों क्षेत्र में पड़ेगा। जैसे सोशल क्षेत्र में और इकोनॉमिक क्षेत्र में क्या है, जैसे आपके अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के लिहाज से उस देश में जो शासन चलाया जाता है तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गाँव समाज में रहने वाले जो सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जीवन की दशा अच्छी होगी या ख़राब होगी, पहले अच्छी थी आज ख़राब हो गई या आज अच्छी है पहले ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ों का चर्चा इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले सोशल में देखेंगे कि अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जैसे देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है कि जो सरकारें बनती है वो जवाबदेह सरकार होती है। मतलब अगर कोई बिल बनाती है, अगर किसी भी तरह का शासन व्यवस्था में चेंजेस किया जाता है तो चेंजेस के बाद उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कन्विंस करे, उसके बारे में अवगत कराए और लोगों को बताए कि हम जो ये बिल ला रहे हैं और आपके ऊपर जो इम्प्लीमेंट होगा, कल से आपको जो इम्प्लीमेंट करना है, तो इस बिल में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं या सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। तो इसके लिए जनता सवाल पूछ सकती है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जवाब देने के लिए। तो वो सरकार जो बनती है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो फर्स्ट आउटकम है वो अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसमें सोशल में है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक सोशल और एक इकोनॉमिक दोनों आउटकम्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल में क्या क्या है। सेकंड नंबर है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की जाती है इसमें, लेकिन यही अगर राजशाही शासन है तो हो सकता है इनइक्वालिटी ज़्यादा कम ना हो, या हो सकता है पॉवर्टी ज़्यादा कम ना हो, या हो सकता है दोनों कम हो या दोनों कम ना हो। तो इस तरह का जो इम्पैक्ट है वो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। देखिए, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा देश है इंडिया। इंडिया में सोशल डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग रहते हैं। जैसे अपने देश में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या कोई भी नियम और कानून जो देश में बनाया जाता है तो इसमें किसी एक पार्टिकुलर धर्म को फोकस करके या किसी पार्टिकुलर धर्म को ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिहाज से नहीं बनाया जाता। आप ऐसे भी देखते होंगे कि कभी भी कोई भी बिल आता है या किसी भी तरह का नियम कानून पारित किया जाता है या बनाया जाता है तो उसमें किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म को कोड नहीं किया जाता है कि ये धर्म इस्लाम के लिए है और हिंदू के लिए नहीं है, ये धर्म हिंदू के लिए है इस्लाम के लिए नहीं, या ये धर्म क्रिश्चियंस के लिए है तो इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अदर कंट्रीज़ में ये संभव है, कुछ कंट्रीज़ में हो सकता है ये पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके इस तरह का नियम बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, खास करके अपने देश में जहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, हमारे देश में कोई भी धर्म का अलग अलग किसी पार्टिकुलर धर्म को ज़्यादा अधिकार और किसी एक धर्म को कम अधिकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्मों का अधिकार जो है वो समान है और बराबर बराबर है। तो यहाँ पे एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो सामाजिक विविधता में भी वो सामंजस्य आता है। मतलब हमारे देश में जितना भी डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसको आपस में जोड़ने का काम और आपस में एक रूप देने का काम भी डेमोक्रेसी करता है। ये भी डेमोक्रेसी का एक आउटकम है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी सिटीजन को फ्रीडम और डिग्निटी, जैसे फ्रीडम और डिग्निटी को ऐसे समझना चाहिए, जैसे आप मान लेते हैं कहीं जा रहे हैं या आप किसी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं और वहाँ पर आपके नौकरी के लिए जैसे आपको बुलाया जाता है, वहाँ पर बुलाने के क्रम में मान लेते हैं एक किसी और वर्ग का है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, दो व्यक्ति है, दो पर्सन है। तो ए किसी पार्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है और बी किसी पार्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है।
अगर ए को किसी पार्टिकुलर धर्म होने के लिहाज से उसको ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है और बी को उसके मुताबिक कम सुविधाएं दी जाती है, तो वो फ्रीडम नहीं, वो तो भेदभाव है। फ्रीडम का मतलब है कि जैसे आप कहीं भी इधर उधर कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अगर पहले क्या था, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं आप उस तरह के काम करने के लिए बाध्य थे। बाध्य कहने का मतलब आप वही काम करेंगे जो आप जन्म से जिस जाति में जन्म लिए हैं। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। आज आप फ्री हैं। आप हो सकता है तो आप किसी भी तरह के निम्न समाज और उच्च समाज का वर्गीकरण ना भी करते हुए देखा जाए तो ऐसे देखा जाए कि जैसे SC ST का जो कैटेगरी है वो भी अगर चाहे तो आज कुछ भी कर सकता है और ऊपर का व्यक्ति भी वो काम करने के लिए वो मना नहीं कर सकता है। तो ये हमारे देश में हमारे डेमोक्रेसी के आउटकम का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में कि डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे क्या पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें थोड़ा सा डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें जो हमारी शालीनता है, इसमें जो हम जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं वो बाकी के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। जैसे किसी तानाशाही देश में मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा देश है जो तानाशाह है, वो अपने नागरिकों का अधिकार उतना नहीं दे पाता जितना हमारे देश में दिया जाता है। तो हो सकता है फोर्सली उनसे 8 घंटे की जगह 12 या 14 घंटे काम करवाता हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ज़्यादा संभव है, सिवाय उस कंट्री के जहाँ पे वो इनके डिग्निटी का और फ्रीडम का ख्याल रखा जाता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझेंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, और इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो भी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स, ये 2 और ये 4, ये सबको बारी बारी से हम डिटेल में करते हैं। फर्स्ट है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अभी इसके बारे में चर्चा किए थे कि जो सरकार बनती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जिम्मेदार सरकार होती है, वो जवाबदेह सरकार होती है। वो कोई भी नियम और कानून बनाएगी तो उसके लिए उसकी जवाबदेही तय होगी। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, पिछले साल किसान बिल को विड्रॉ किया गया था सरकार के द्वारा। क्यों विड्रॉ किया गया था? किसान बिल आया था, फार्मर्स बिल, जिसके ऊपर इतने मूवमेंट हुए, इतने स्ट्राइक्स किए गए। तो स्ट्राइक्स किए गए मतलब जनता ने कुछ और एक्सपेक्ट कर रखा था, लेकिन सरकार ने जिस बिल को जनता के सामने दिया वो जनता ने अपने आप को उसके उपयुक्त नहीं समझा। तो जनता का काम, जनता का राइट है वो स्ट्राइक करने का। तो स्ट्राइक करने के बाद बीच में डिबेट आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हर तरह का अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट आते थे जिसमें किसान बिल की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को बताया जाता था। लेकिन जब जनता ने स्ट्राइक करते करते उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया, अंत में वो पूरा बिल को सरकार ने विड्रॉ कर लिया। तो ये होती है जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार, कि आप अगर देश के अंदर किसी भी तरह के नियम और कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं या किसी बिल को लाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि जनता को उससे अवगत करवाएं और जनता को ये बताएं कि हम जो ला रहे हैं या मेरे सरकार द्वारा जो ये बिल लाया जा रहा है ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। तो भैया इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विथ इंश्योरिंग दैट people will have the right to choose their rulers and people will have control their rulers. Second है the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable. इस पर गौर कीजिएगा, that is accountable, इसी की चर्चा मैंने अभी की है, to the citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen. अभी जो बताया बस सेम चीज़ है। It should regular free and fair elections, open public debates on major policies and legislation and citizen right to information about the government and its functioning. लास्ट वाली लाइन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ये हमारे देश में होता भी है। जैसे किसी किसी देश में ऐसा होता है कि बिना इलेक्शन कराए और सरकार को अगर बना दिया जाए, अगर कोई देश में ऐसा हो कि इलेक्शन के बिना ही किसी सरकार का गठन कर दिया जाए तो उसको फ्री और फेयर इलेक्शन तो नहीं बोलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिहाज से वो गलत है। लेकिन हमारे देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ओपन पब्लिक डिबेट्स ये भी होता है। इलेक्शन के समय में आप भी देखे होंगे जगह जगह पर लोगों के बीच में पूछा जाता है आप किसके समर्थक हैं, किसके समर्थक हैं। ये बात अलग है कि जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा ना होकर के वो सांप्रदायिक हो जाता है। कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ वाले किसी पार्टिकुलर
पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उस पार्टीज़ के ज़्यादातर लोग उसी पार्टिकुलर कम्युनिटीज़ के हैं। ये गलत है, डेमोक्रेसी के लिहाज से ये गलत है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, फिर इलेक्शन तो हुआ, लेकिन आप किसी के दबाव में आकर के या फिर आप किसी भी मानसिकता के शिकार होकर के आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डेमोक्रेटिक लिहाज से गलत है। लेकिन होना क्या चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और जनता के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना हो, और जो शासक चुनने का उसका जो मानसिक स्वतंत्रता है वो बनी रहे। किसी भी थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए किसी भी शासक को चुन लेना, ये डेमोक्रेटिक लिहाज से गलत है। इस पर ध्यान दीजिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि सरकार जो कामकाज कर रही है उसका इन्फॉर्मेशन जनता के बीच तक पहुंचना। जैसे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके एरिया में कुछ चल रहा है, जैसे अवैध तरीके से मान लेते हैं कोई शराब बना रहा है, या फिर कुछ कसाई का दुकान है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं वहाँ से लेकर के जहाँ तक आपका मार्केट है, बीच में 8-10 दुकानें ऐसी हैं जो शराब की खुली हुई है, और इधर कुछ कसाई की दुकान है, जो आने जाने में आपको तकलीफ़ें होती है। तो आप इसका इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग सकते हैं, क्योंकि हर नागरिक के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप इसको ध्यान दीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अनुसार आप सरकार से इस चीज़ का जानकारी मांग सकते हैं कि हमारे एरिया में जो ये सब चीज़ें हो रही है, जितने शराब की दुकानें खुली है या जितनी तरह की दुकानें खुली है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, तो आपने जो इनका परमिशन दिया है उसका लेटर मुझे चाहिए या इस तरह का चाहिए। अगर वो अवैध होगी, अवैध कहने का मतलब वो इलीगल अगर होगी तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो लीगल होगी तो भी आपको जानकारी दी जाएगी कि इसने लाइसेंस लिया है या ये लिया है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक्स का एक बेस्ट आउटकम है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। पहले इसको एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली क्या है उसको हम समझेंगे, उस कंसेप्ट को समझेंगे। The study of all democracy and all dictatorship for 50 years, 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. देखिए इसमें ये बता रहा है कि एक स्टडी किया गया 1950 से लेकर 2000 के बीच में, जो तानाशाह वाले देश हैं, डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ हैं, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेसीज वाले कंट्रीज़ के इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा है, जो एक डेमोक्रेसीज के लिए चिंता का विषय है। अब वो चिंता का विषय है या नहीं है ये अभी बताऊंगा, फिर समझ में आएगा, लेकिन बोला जा रहा है कि चिंता का विषय है, और ऐसा दोनों कंपैरिजन में पता भी चला है और है भी। नंबर सेकंड, व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल पॉजिटिव आउटकम्स। देखिए पॉजिटिव आउटकम तो इसका है ही, डेमोक्रेसी का पॉजिटिव आउटकम बहुत ज़्यादा है, और इसके लिहाज से अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ उनके मुकाबले, डिक्टेटरशिप के मुकाबले ज़्यादा नहीं भी है, तो भी हम डेमोक्रेसी को प्रेफर ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसमें बोलने की आज़ादी, जीने की स्वतंत्रता, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, वो डिक्टेटरशिप में नहीं होता। जैसे आप एक बात बताइए, मान लेते हैं आप किसी कंट्री में रहते हैं, जैसे चाइना का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना में जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, वो भी ठीक से काम नहीं करती, मतलब वहाँ का जो अखबार है, वहाँ का जो न्यूज़पेपर है, वो भी सरकार के काइंड एंड कंट्रोल में काम करती है। अब सोच लीजिए कि उस देश में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है भी, तो जनता का अधिकार कितना है, जनता के मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। जो हमारे अब मान लेते हैं आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक पिंजरे में किसी पक्षी को बंद कर दिया जाए और उसको बहुत अच्छे तरह से खाना दिया जाए, मतलब उसको क्या है कि पेट भरने के लिए इतना अच्छा चीज़ परोसा जा रहा है कि उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है, पिंजरे में बंद है, और एक वही सेकंड जो घूम घूम कर खोज रहा है, तलाश रहा है, और जो मिल रहा है खा रहा है, लेकिन कहीं भी घूमने के लिए, कहीं भी जाने आने के लिए, कहीं भी कुछ भी करने के लिए वो स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो आप भी कहिएगा कि इस दोनों में से वो अच्छा है जो आज़ाद है, और उसके मुकाबले जो एक पिंजरे में बंद है, काफ़ी सुविधाएं लेने के बावजूद भी दुखी है, लेकिन वो बाहर रहकर भी कम सुविधाएं लेने के बावजूद भी वो सुखी है, क्योंकि उसके ऊपर मेंटली प्रेशर किसी का नहीं है।
अब समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। वैसे आगे के क्लासेस में इसको आपको विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए समझने में क्या जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं आप जिस देश में रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में वैसे जीडीपी आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप मान लीजिए कि एक परिवार में हर महीने 2,000 रुपया आता है, कमाकर जो भी लाते हो 2,000 रुपया आता है एक परिवार में। एक परिवार में 2,000 रुपये का जो खर्च है वो बढ़िया खाना, बढ़िया सुविधाएं, जैसे उसने टीवी खरीद लिया, कुछ पैसे का बढ़िया खाना खाया, कुछ पैसे का उसने एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, कुछ पैसे का उसने एक अच्छा सा शर्ट खरीद लिया, इसमें वो खर्च किया। एक वही दूसरा परिवार है जिसके घर में 2,000 रुपये आते हैं, उसके घर में भी उसने क्या किया, उसने साधारण खाना खाया, उसने भी साधारण जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसको पूरा करने में लगाया, लेकिन उसने एक 2,000 रुपये का एक खास अमाउंट पढ़ाई में खर्च किया, अपने बच्चों को पढ़ाने में खर्च किया। कुछ पैसे बचे जो कहीं इन्वेस्ट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, जो कल जा कर के वो बढ़ सकता है। तो इस तरह के काम में अगर वो खर्च किया तो इन दोनों में एक, क्योंकि दोनों का पैसा सेम आया है, दोनों के पास इनकम जो है वो सेम है, लेकिन एक ने जो अपना इकोनॉमिक, एक का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका जो खर्च है वो ऐसे जगह पर है कि कल वो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बन सकता। लेकिन एक जो दूसरा जिसने पढ़ाई पर खर्च किया, कहीं उसने डिपॉजिट भी कर दिया, जो कल जा करके उसका फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा अमाउंट रिटर्न आ सकता है। तो दूसरे पर्सन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, कि उसने अच्छा खाया भी, अच्छा पहना भी, और उसने आगे की जो चीज़ें हैं, आगे का जो भविष्य है उसकी चिंता करते हुए उसने एक अच्छा प्लान के तहत चला, और जो आगे उसका आउटकम मिलेगा। फिर एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का। मान लेते हैं किसी कंट्री में, किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो $100 बिलियन है, सपोज दैट एग्जांपल है, और दूसरे कंट्री का भी $100 बिलियन है, लेकिन दोनों का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ 100 बिलियन है, तो ये हम नहीं कह सकते कि दोनों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम होगा, क्योंकि हो सकता है एक कंट्री के पास जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा हो दूसरे कंट्री के मुकाबले, क्योंकि हो सकता है इस कंट्री ने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ का एक खास हिस्सा गरीबों को ऊपर लाने में खर्च किया हो, तो दूसरा का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा पैसा दे करके उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया हो, जिससे उसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि नीचे से नीचे तबके के लोगों का जो विकास है, जो नीचे से नीचे तबके के लोग, ऊपर से लेकर नीचे तबके का मतलब रोटी कपड़ा और मकान तक जिनको नसीब नहीं होता है, वहां तक उस ग्रोथ का पहुंचना, वही डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बेहतर समझ आया होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये एक ध्यान देने वाली बात है। देखिए आउटकम तो है, लेकिन ये आउटकम हो करके भी आउटकम नहीं है। वो कैसे? क्योंकि डेमोक्रेसीज के आउटकम में इस चीज़ को लाया जाता है कि डेमोक्रेसी लाने के बाद जो असमानता है, इनइक्वालिटी है और गरीबी है, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ये देखा नहीं जा रहा है अभी, खास करके हमारे देश में। आप थोड़ा अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हमारे देश में महिला और पुरुष के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है? जहाँ महिलाओं को बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं है, वहाँ पर पुरुष कहीं भी इधर उधर घूमने को स्वतंत्र है। आज हमारे समाज में महिलाओं को अब तो अलग अलग सरकारें बढ़ावा दे रही है पढ़ने के लिए, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चियों को, लेकिन पहले ऐसा क्या था, सिर्फ घर के लड़के पढ़ने जाते थे, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। वो एक सामाजिक द्वंद था, सामाजिक रूप से वो इतनी बंधी हुई थी कि लड़कियां पढ़ने जाएगी तो समाज में कुछ अगर हो गया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे। मतलब इस तरह की जो धारणाएं जो पहले से चलती आ रही है, तो ये धारणाएं हमारे इनइक्वालिटी को अभी तक पूरी तरह से कम नहीं कर पाई है। और दूसरी चीज़ है गरीबी। तो गरीबी भी अभी कहाँ ख़त्म हुई है? गरीबी, आज गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। आपको एक डाटा मैं बताता हूँ। अपने देश के 2% लोगों के पास लगभग 50% की संपत्ति है, 2% लोगों के पास 50% संपत्ति है, और 10% के पास, मतलब देश का जो टोटल धन है,
देश का जो टोटल रुपया है उसका 90% जो है वो 10% लोगों के पास है। अब सोचिए गरीबी का आलम कितना है। हम इस डाटा को गौर करके अपनी गरीबी को देख सकते हैं। अपने देश में जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी कितने लेवल का है, खासकर पॉवर्टी के मामले में, कि 10% लोग, हमारे देश के 10% लोग हमारे देश के संपत्ति के 90% संपत्ति के मालिक हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जो अभी हमारे देश में देखने को मिल रहा है। इन चीज़ों का निम्नीकरण, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश एक डेमोक्रेटिक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड है एक्मोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसका चर्चा मैंने आपको सबसे पहले किया था क्लास के स्टार्टिंग में। जैसे सोशल डाइवर्सिटी के मामले में कैसा है, आप थोड़ा सोचिए हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी किन किन मामलों में है। पहला, जात पात के नाम पर डाइवर्सिटी है, धर्म के नाम पर डाइवर्सिटी है, भाषा लैंग्वेज के नाम पर डाइवर्सिटी है, फिर रंग रूप, मतलब हर तरह से डाइवर्सिटी है। अगर देश के सबसे नॉर्दर्न इलाके में जाते हैं तो वहाँ का जो रंग है देश के सर्दर्न इलाके के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग है। ऊपर में सफ़ेद लोग होते हैं, ऊपर में गोरे गोरे लोग होते हैं, तो नीचे सांवले लोग होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी जो है रंग के आधार पर, फिर जात पात के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो ये इनइक्वालिटी में, डाइवर्सिटी में, सोशल डाइवर्सिटी में भी हमारे देश के अंदर किसी भी धर्म और किसी भी जाति संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए कानूनी रूप से समान अधिकार जो दिया गया है, ये डेमोक्रेसी का एक बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो भारत है। दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि सभी धर्म के लोग जिस तरह से शांतिपूर्वक यहाँ पर रहते हैं वैसा और विदेशों में संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, दुनिया का कोई भी ऐसा देश बता दीजिए जहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है सिवाय इंडिया का। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ें जो है वो बखूबी देखने को मिलती है। हम अपने देश के अंदर थोड़ी थोड़ी बात वो हो सकता है कभी ओन झोन नोक झोंक होता जाता रहता होगा, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एकजुट होकर सभी धर्म संप्रदाय के लोग, हम ऐसा बिल्कुल नहीं देखते कि हमारा जो सामने वाला भाई है वो दूसरे धर्म का है, मैं दूसरे धर्म का हूँ। देश की बात आती है तो हम सब एक साथ हाथ में हाथ जोड़कर, हाथ से हाथ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। ये हमारे देश का एक सबसे अच्छा डेमोक्रेटिक नज़रिए से एक बेहतर एग्जाम्पल है हमारे देश का। नेक्स्ट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। कि डिग्निटी वर्ड को समझते हैं, जैसे बोलते हैं ना व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा। जैसे आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। घर में अगर मान लेते हैं आपके घर में ही आपके मदर फादर कोई डांट देते होंगे, मारपीट कर देते होंगे, तो बड़ा बुरा लगता होगा कि आज तो पापा ने पीट दिया, आज मम्मी पीट दी। और वो भी तब और ज़्यादा लगता होगा जब आपका फ्रेंड आपके बगल में खड़ा हो और तब कोई पीट दे। अगर मम्मी पापा पीटते हैं तो हो सकता है वहाँ पर बोल कर निकल जाएंगे कि अरे चलो तुम्हारे मम्मी पापा भी तो पीटते होंगे। लेकिन अगर कोई गांव का लड़का जो आपके साथ पढ़ता हो और किसी बात से झगड़ा करके आपको एक थप्पड़ लगा दे, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का कितना बड़ा हनन होगा। तो संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल लिए डिग्निटी और फ्रीडम हमारे देश में डेमोक्रेटिक लिहाज से इन दोनों की स्वतंत्रता है। हमारे देश के नागरिकों को उसकी गरिमा और कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी, या फिर किसी भी भाषा को बोलने की आज़ादी है। किसी भी देश में, देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने का, व्यापार करने का, ट्रेड करने का, ये सब हमारे देश में है। ऐसा नहीं है कि कोई बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में या बिहार का आदमी राजस्थान में जाकर बस नहीं सकता है, वहाँ जाकर व्यापार नहीं कर सकता है। तो ये हमारे देश में डेमोक्रेटिक का एक बेस्ट आउटकम है, जो व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता का सुरक्षा किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए वो कमेंट में बताइएगा। अगले बार उस टॉपिक के बारे में सोचा जाएगा। और एक क्लास, नेक्स्ट वाला जो क्लास आएगा वो स्ट्रैटेजी का आएगा। जैसे आप अगर अभी 10th क्लास में हैं, अच्छा हाँ, ये पूरा वीडियो जो है वो 10th के लिहाज से है, ऐसा मत समझिएगा। आगे वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, लेकिन ये खास करके जो वीडियो है वो चैप्टर 7 क्लास 10th का है, जो टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिहाज से बनाया गया है रिवीजन के तौर पर। नेक्स्ट जो क्लास होगा वो स्ट्रैटेजी का क्लास होगा कि 10वीं के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं और उसमें आप अपना अप्रोच कैसे बढ़ाएंगे और किस तरह से क्या करेंगे ताकि आप ज़्यादा सक्सेस हो। तो इस तरह के स्ट्रैटेजिकल वीडियो जो है वो अगले 1-2 वीडियो में, हो सकता है अगले वीडियो में आ जाए या अगले वीडियो में आ जाए, तो इस तरह का वीडियो आएगा।